बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम PMA लॉन्ग कोर्स के जो एकेडमिक है इंपॉर्टेंट वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, जिसमें सलेबस होगा और कौन कौन से क्वेश्चंस PMA पूछता है। वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। ये PMA 155 लॉन्ग कोर्स का है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें जीके वगैरह इंक्लूड किया गया, कुछ पासिस वगैरह हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। तो किस तरह का टच देता है PMA वो हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो अगर आप जीके वगैरह रेडी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपने एक हिस्ट्री जो है गो थ्रू करनी होती है 7-12 से लेकर 2004 तक, जिसमें कंटेम्प्रेरी वर्ड आ जाता है। और ये तमाम फ्रैक्शंस जो हैं, सेगमेंट्स जो हैं, ये आपने कवर करने हैं अपनी हिस्ट्री के अंदर। लेकिन इससे पहले आपको इस्लामिक स्टडी भी याद करनी होती है। तो इस्लामिक स्टडी और ये हिस्ट्री कहीं ना कहीं पैच भी करती है, इनका कहीं ना कहीं एक डोट्स भी मिलते हैं। वो कहाँ से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, जब हमारे पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर होली प्रॉफिट और उनके बाद फिर 4 हमारे पास खुलफाए राशिदीन आ जाते हैं और एंड पे हज़रत अली के बाद जो है वो जैसे अमीर मुआविया, हज़रत अमीर मुआविया, और उसके बाद मरवान, और मरवान के बाद फिर जो स्टार्ट होता है वो हज़रत जो मोहम्मद बिन कासिम का इरा, जो कि अरब से यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तो ये 24 जो है ना वो 24 तक आपने ये कवर करना होता है, जिसमें यहाँ से हिस्ट्री शुरू हो जाएगी जीके की, और इससे पहले पहले 7-12 से पहले पहले इस्लामिक स्टडी होगा। ठीक है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मैं यहाँ पर बात करूँगा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक जो है, अनहो तक जो है वो आप क्या कवर करेंगे, वो इस्लामिक स्टडी कवर करेंगे। और हज़रत अली के थोड़े अरसे बाद ही चूँकि वो आ जाता है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ जाते हैं, उसके बाद मरवान आ जाता है, और मरवान के बाद ही जो हमारे पास जो स्टार्ट होता है मोहम्मद बिन कासिम का इरा स्टार्ट होता है। तो फिर वहाँ से ये हिस्ट्री बाकी हमारे यहाँ अरब आ जाते हैं और यहाँ ये हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। खैर, अब आप देख लें इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। एक तो नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं पाकिस्तान के, उनकी जो लैंड्स हैं और उनकी जो लैंड्स के नाम हैं वो आपने याद करने हैं। करंट अफेयर्स के अंदर आपका जो भी आजकल पॉलिटिकल, बल्कि आप 4 गवर्नर्स और 4 चीफ मिनिस्टर और जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर है उसका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कर लें तो दैट्स इनफ। और उसके अलावा पंजाबी किस्से जो 3-4 हैं, बुक्स और उनके कुछ आथर्स के नाम आते हैं, कुछ पासिस और कनेक्शन जो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मार्शल लॉ जो आपके 4 आए हैं, एब्रीविएशन जैसे ISI से क्या मुराद है, नादरा से क्या मुराद है, वापडा से क्या है। तो इम्पोर्टेंट बैटल्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट जैसे बैटल ऑफ द पानीपत हो जाती है हमारे पास। और उसके अलावा आ जाती हैं जी ये जंग आज़ादी जो हुई थी, और बैटल ऑफ पानीपत 3 तरह की थी। और उसके बाद ये फेमस पर्सनैलिटीज़ हमारे पास, जैसे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, जैसे कहते थे जो हमारे पास कायदे आज़म, और उसके अलावा अल्लामा इकबाल हो गया, और सर सैयद अहमद ख़ान हो गए, शेख अहमद सरहिंदी हो गए। ये वाले फेमस फोर्ट्स जो हैं जैसे बलासार फोर्ट हो गया और रानी कोट हो गया, कोट और फोर्ट वगैरह। डेजर्ट्स जो पाकिस्तान के अंदर 4 या 5 हैं। फर्स्ट लार्जेस्ट जो स्मॉलेस्ट पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एजेंसीज़ हैं जैसे कि सार्क हो गया, SCO हो गया। SCO के ऊपर इस दफ़ा आ सकता है क्योंकि इसका समिट अभी जो है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर हुआ है। शंघाई कॉरपोरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट जो डैम्स हैं जिसमें हमारे पास कोई 5-6 बड़े डैम्स हैं, उनकी लोकेशन किन रिवर्स पे हैं, कौन से हमारे पास एरिया के अंदर हैं, और कौन सा बड़े वाला है तरबेला, कौन से छोटे वाला वार्षिक मंगला। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें। लार्जेस्ट रिवर ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट, मतलब हमारे पास कौन कौन सा रिवर, जैसे एशिया का यंगतीज़ है, इसी तरह हमारे पास मिसिसिपी रिवर आ जाते हैं। नील रिवर जो है ना अफ्रीका के अंदर है और दुनिया का सबसे बड़ा है। तो ये वाले आपने फेमस लेक्स जो विक्टोरिया लेक हो गया, और ये वाला इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ एंड देयर कैपिटल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपने कवर करनी है। ये मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री कवर व्यू दे दिया है। और एक बात आपको मैं बता दूँ कि हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2200 के अंदर हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 100% हमारी गारंटी है कि जो हम नोट्स देंगे आपको, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के, और साथ में हम आपको 18 मॉक टेस्ट भी देंगे, तो उससे आपका PMA इजीली कवर हो जाएगा। अगर आप में से किसी ने वीडियो लेक्चर्स भी सारे बाय करने हैं तो उसकी जो फ़ी है वो हमारे पास 4500 है। अब आप दोनों में से कोई एक अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। इसमें 2250 है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इसकी फ़ी है। PDF सारे नोट्स होंगे, मॉक टेस्ट होगा, और उसके अलावा हमारे पास 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। ये हमारे नंबर गिवन है, इस पे आप जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बल्कि थोड़ा सा आपको नंबर नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। और उसके अलावा हमारे पास स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। और उसके बाद हम चलते हैं जी, सबसे पहले यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे बार बार जो है ना वो क्वेश्चन किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम जो है उन्होंने सिंध को कब कन्कर किया था, ये आप लोगों को वैसे पता होगा 7-12 के अंदर।
और इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि एक और क्वेश्चन किया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ना वो सिंध में किस जो है ना वो रास्ता है जिसके थ्रू वो इसमें इंटर हुआ, तो वो कोस्ट लाइन थी जो ना वो दीबल के मुकाम से जो है ना वो, बल्कि मैं यहाँ पर दीबल ही अकेला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो दीबल जो है वहाँ के मुकाम पे कोस्ट लाइन जो है उससे वो एंटर होते हैं सिंध के अंदर 712 के अंदर, और क्या करते हैं, सिंध को कनकर करते हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि बाबुल इस्लाम किसको कहते हैं। बाबुल इस्लाम हम जो है ना वो कहते हैं, वो सिंध को कहते हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन जो कासिम था वो अरब से आया था, तो अरब में जब वो अरब से सिंध में इंटर होता है तो उसके साथ इस्लाम भी इंटर होता है। तो पहला कहते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी स्टार्ट की थी वो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के अंदर जो ना बनी थी। तो ये 712 के अंदर अभी आया क्यों था, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि हिस्ट्री आपको एक डोट्स के ज़रिए पढ़नी चाहिए, एक इंसिडेंट्स के इवेंट्स के थ्रू पढ़नी चाहिए ताकि आपको ये डेट्स और ये सारी चीज़ें याद रहें। हमारे पास जो है ना वो श्रीलंका से एक काफ़िला जा रहा था अरब की तरफ से, तो हज्जाज जो है, हाँ और भी एमसीक्यूज मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम जो है उसका टाइटल क्या था, ये भी पीएमए पूछता है। मोहम्मद बिन कासिम का जो टाइटल है वो अमादुद्दीन है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, अमादुद्दीन, ये मोहम्मद बिन कासिम का टाइटल है। और उसके बाद ये पूछा जाता है वो कौन से ट्राइब से थे, तो सकफी ट्राइब लिख लें, सकफी ट्राइब से मोहम्मद बिन कासिम थे। ये वाली आपने 2 एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए। और उसके अलावा एक सच्ची और एमसीक्यूज पूछते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की एज कितनी थी, तो 17 ईयर थी ये जब वो यहाँ पर आया है। तो इस तरह ये जो है हमारे पास ये पूरे एमसीक्यू 17 एज है, 712 में वो इंटर होता है देबल के मुकाम से, अमादुद्दीन उसका टाइटल है, सकफी उसका ट्राइब है, बाबुल इस्लाम कहा जाता है। तो टॉपिक आपने कवर करना है, मेरी बात ज़हन में रखें, जब पीएमए लॉन्ग कोर्स को आपने प्रिपेयर करना है तो आपने एक टॉपिक वाइज उसको करना है। तो यहाँ से होता क्या है कि श्रीलंका से काफ़िला जा रहा होता है जिसमें कुछ लौंडियाँ वगैरह होती हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि अरब के अंदर जा रहा होता है। और हज्जाज बिन जो यूसुफ होता है राजादार, यहाँ पर जो सिंध का रूलर होता है, ये भी वैसे पूछा हुआ है बाद दफ़ा, ये भी एमसीक्यूज़ में याद आ गया। जो सिंध का रूलर था जब मोहम्मद बिन कासिम आता है तो वो राजादार था, ये भी आपने दाहिर या दाहिर, तो ये वाला भी आपने याद रखना है। राजादार यहाँ का रूलर था। और हज्जाज बिन यूसुफ जो कि ये भी पूछा जाता है कि हज्जाज बिन यूसुफ कौन था, वो चचा था, ठीक है, हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो किसका चचा था, मोहम्मद बिन कासिम का। और ये मोहम्मद बिन कासिम उसका दामाद भी था हज्जाज बिन यूसुफ का। और हज्जाज बिन यूसुफ कौन था, ये बसरा का गवर्नर था। थोड़ा वो आगे जा रहा है लेकिन क्या करूं, पीएमए ने सारा कुछ ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया, राजादार की यहाँ पर हुकूमत थी। तो एक ट्राइब जा रहा था, एक कबीला लोनिया वगैरह इसके साथ, तो क्या करता है कि कुछ पायरेट्स जो होते हैं समंदरी लुटेरे, वो उसको लूट लेते हैं। और उसके अंदर एक लोंडी होती है, उसका नाम होता है नाहिद, ठीक है, ये भी कुछ एग्जाम में पूछा गया तो दैट्स वाई मैं उसका नाम बता रहा हूँ। तो वो लेटर लिखती है, किसको लेटर लिखती है, हज्जाज बिन यूसुफ को, और कहती है कि जो ना वो आके हमें बचाएं इस चीज़ से। तो वो हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो राजादार को लेटर लिखता है कि आप जो है ना हमारा बाकी सारा सामान और जो कबीला और जो शिप है वो सारा हमारा छोड़ दें। तो राजादार कहता है कि ये पायरेट्स हैं, लुटेरे हैं जो मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं, आई कांट कंट्रोल देम। तो इस वजह से जो होता है हज्जाज बिन यूसुफ वो फिर मोहम्मद बिन कासिम को 712, जब मोहम्मद बिन कासिम की एज 17 ईयर होती है तो 712 के अंदर क्या करता है, वो उसको कहता है कि आप तुम जाओ सिंध पे और जो है ना राजा दाहर के ख़िलाफ़ जंग करो और फिर ये सारा कुछ सामान। एक बात आपको मैं बता दूं कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, जो मकसद था वो ये था कि वहाँ से आके जो है ना अपने ड्राइव वगैरह वो उन्होंने अपना जो लौंडी वगैरह और बाकी सारा कुछ जो है ना सामान छुड़ाना है, बस काम ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, मोहम्मद बिन कासिम आके राजा दाहर को मार देता है, मारने के बाद ये क्या करता है, मुल्तान को फतह करता है, मतलब, और उसके बाद इसने आगे जाना होता है इंडिया की तरफ, आगे बढ़ते जाना होता है राजस्थान और फिर दिल्ली पे कब्ज़ा करना होता है। लेकिन वो तो बाद में फिर सुलेमान अब्दुल मलिक इसको पीछे जो है बुला लेता और वहाँ पर फिर इसको कैद कर लेता और कैद के अंदर जो मोहम्मद बिन कासिम वो वहाँ पर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कोई हीरो नहीं है हिस्ट्री के अंदर, तो यही बताया जाता है। लेकिन ऐसा जो अगर सही हिस्ट्री पढ़ी जाए तो ये कोई हीरो नहीं है। तो ये सारे जो थे वो एक तरह के जो इन्वेडर थे, आप लुटेरे भी इनको कह सकते हैं। इनका मकसद कोई इस्लाम फैलाना नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुल्तान में ये जो है ना जब जाता है तो वहाँ पर रूलर जो होता है वो मुसलमान होता है, उसको ये मार देता है, ठीक है। ऐसे महमूद गजनवी करेगा आगे। तो खैर हमारे पास जो चीज़ें आई हैं वो निकल के, एक तो आपने डेट याद रखनी है, मैं इसको थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ। एक आपने डेट याद की
और एक आपने उसकी एज याद करनी है मोहम्मद बिन कासिम की, एक आज आपने याद करना है कि देवल की पोर्ट से जो है ना वो इंटर हुए थे, एक आपने याद करना है कि बाबुल इस्लाम जो है वो सिंध को कहा जाता है, एक आपने क्या याद करना है कि सिंध का जो रूलर था वो कौन था, वो राजा दहार था, और एक आपने क्या याद करना है कि जो जिसने भेजा या उसका चचा जो था मोहम्मद बिन कासिम का वो हज्जाज बिन यूसुफ था, और हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो इसका जो ना ये मोहम्मद बिन कासिम इसका दामाद भी था सानी ला। तो ये वाला आपने इसके बस याद करने हैं, ठीक हो गया। बाकी ये सारी चीज़ें आगे हम लेके चलेंगे। आगे जी हम देखते हैं, हमारे पास आ जाता है जी हाउ मैनी टाइम्स महमूद गजनवी अटैक्ड इंडिया। महमूद गजनवी जो है वो उसने 17 टाइम्स जो है ना वो अटैक किया। लास्ट अटैक जो उसका था वो गुजरात के अंदर था, और गुजरात के अंदर क्या था, वो सोमनाथ का मंदिर था, और सोमनाथ के मंदिर पर इसने अटैक किया था। अब आपको लगता होगा कि ये भी हीरो है। मुझे अब ये बताएं कि इसने 17 टाइम्स 17 बार इंडिया के अंदर अटैक किया, और ये था कहाँ से, ये एक गजनी इलाका था जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर है, और ये अटैक करने के बाद वापस इंडिया से क्या करता था, अब गजनी लौट जाता था। क्यों? क्योंकि ये कंगला था, मतलब कंगला से मुराद इसके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल गरीब लोग थे ये। और ये जब इनके पास कोई दौलत ज़र ख़त्म हो जाता तो ये क्या करते, इंडिया पे हमला करता और वहाँ से सामान लूट के वापस चला जाता। सबसे पहले इसने 1000 के अंदर पेशावर को फतह किया था, खैबर पास से आके पेशावर के अंदर इसने क्या किया, लूट मार की, और यहाँ से मार मूर के और यहाँ से जितना भी उसको मिला वो दोबारा शिफ्ट हो गया गजनी के अंदर। फिर ये आता है जी हमारे पास 1021 के अंदर लाहौर को फतह कर लेता है यहाँ पर, और 1026 के अंदर ये क्या करता है, ये मुल्तान वगैरह की तरफ जो है ना वो चला जाता है, बल्कि सॉरी गुजरात की तरफ जाता है। तो ये इस तरह सोमनाथ का मंदिर 1026 के अंदर, सोमनाथ का मंदिर 1026 के अंदर। खैर आपने याद नहीं करना, आपने ये याद करना कि गजनी के इलाके से था, 17 है, और सोमनाथ का मंदिर इसने ही तोड़ा था, ठीक है, जिसमें वो कहता है कि मैं बुत शिकन हूँ, बुत फरोश नहीं हूँ। तो ये जो है ये भी एक लुटेरा ही था महमूद गजनवी। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान या हिंदू कुछ भी नहीं देखता था, और ये सिर्फ इसलिए कि बस दौलत मिल जाए और फिर वहाँ पर ये भाग के चला जाता था। तो ये हमारे पास जो है महमूद गजनवी है, और ये सारे के सारे क्या हैं, इन्वेडर्स हैं, कोई हीरो वगैरह नहीं है ये इनमें से कोई भी। आगे हम जी चलते हैं हमारे पास, खैर इसको छोड़ें। हु वाज द रज़िया सुल्ताना। तो रज़िया सुल्ताना जो है वो हमारे पास डॉटर ऑफ अल्तमश हैं। अल्तमश जो थे वो एक स्लेव थे, बल्कि स्लेव के भी स्लेव थे, शहाबुद्दीन गौरी के स्लेव थे, फिर बाद में ये आगे फिर स्लेव बनते हैं, स्लेव ऑफ द स्लेव थे। और ये फिर अल्तमश जब वफ़ात पाते हैं तो अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना, जो कि तकरीबन आई थिंक सो अब मुझे इसकी डेट भूल गया, कोई 1236 से लेकर 1240 तक इस तरह है, या 1500 इस तरह, मतलब 4 साल ये गवर्नमेंट हुकूमत में आती है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। और ये क्या करती हैं, ये हम सबसे पहली रज़िया सुल्ताना जो है वो इंडिया की सबसे पहली या मुस्लिम वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन जो है ना वो रूलर थी। और इन पे भी जो है ना वो ये मुल्ला ने ये कहा, फतवे लगाए थे कि औरत की हुकूमत ही हराम होती है, ठीक है। तो रज़िया सुल्ताना ने 4 साल हुकूमत की इंडिया पर, और ये फर्स्ट मुस्लिम और फर्स्ट इंडियन जो ना मुस्लिम रूलर थी, और वुमन भी ये रूलर थी। और उसके बाद इन्होंने किस तरह ये तख्त हासिल किया था, अल्तमिश जो इनका फादर था, उनकी डेथ के बाद इनके 2 भाइयों ने कब्ज़ा कर लिया था। तो रज़िया सुल्ताना ने अपने भाइयों को कत्ल करने के बाद फिर तख्त पे बैठी, और तख्त पे बैठने के बाद अब क्या करें, एक याकूत नामी इनका था ग़ुलाम, उससे इश्क हो जाता है रज़िया सुल्ताना को, और बस इश्क होने की वजह से वो पहले उन पे कुछ फतवे वगैरह लगे हुए थे। तो अब इनका जो फ्योंसी है, जो मंगेतर है रज़िया सुल्ताना का, वो आके याकूत को कत्ल कर देता है, और ख़ुद ज़बरदस्ती जो रज़िया सुल्ताना से शादी करके तख्त पे बैठ जाता है। रज़िया सुल्ताना का जो छोटा भाई होता है वो इसको, रज़िया सुल्ताना को, और उसके जो हस्बैंड है, दोनों को कत्ल करने के बाद वो ख़ुद तख्त पे बैठ जाता है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे काम ये रूलर हमारे इंडिया में ऐसे चलता रहा है, ठीक है। तो खैर हमारे पास आगे हम चलते हैं। बाबा बुल्ले शाह वाज पोएट ऑफ। अब ये मैं आपने जो कुछ लैंग्वेजेस के पोइट्स हैं फेमस, वो आपने याद करना है। जैसे रहमान खटक जो हैं वो हमारे पास पश्तो के हैं, हिबा खातून वो कश्मीरी एक बहुत अच्छी शायरा रही हैं। इस तरह आपने जो है ना वो इनको याद करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये उनकी पिक्चर भी है जी हमारे पास बाबा बुल्ले शाह की। कारगिल वार जो है वो 1999 के अंदर हुई।
मुशर्रफ के इराक़ के अंदर। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बॉर्डर्स। अब बॉर्डर्स लाजमी पूछता है, ठीक है। यहाँ पर आप नाम वगैरह, एक तो आपने नाम याद करना है कि ड्यूरल लाइन किसको कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो ड्यूरल लाइन है। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के दरमियान है। और रेड क्लिफ लाइन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल भी बीच में आ जाती है। अब इसमें बॉर्डर की जो लेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पाक और ईरान का बॉर्डर है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी आप जब गूगल पे सर्च करते हैं तो कुछ और आता है, वैसे आप कहीं पर देखें तो कुछ और। तो मैं जो आपको बताने लगा हूँ वो हमारे पास आ जाती हैं बुकिश, मतलब बुक्स वगैरह से, और कुछ डान एडिटोरियल से मैंने सर्च करके। और पाक और ईरान का जो हमारे पास आ जाता है वो 909 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर लेंथ है। और अगर हमारे पास पाक और चाइना की बात करें तो पाक और चाइना की हमारे पास आ जाती है अप्रोक्सीमेटली कोई 596 किलोमीटर। और उसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बुक्स और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ लिखी हुई है, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है वो तकरीबन ये यही है कि 2670 किलोमीटर जो है ना, मैंने जो बुक्स वगैरह से पढ़ा, जो लेटेस्ट चीज़ें लिखी जा रही है। डान एडिटोरियल की बात कर रहा हूँ, बाकी जो आती हैं जो गूगल बताता है वो जो है ना वो बड़ी यूँ कह लें कि आउटडेटेड है, लेकिन मैंने लेटेस्ट डान वगैरह से उठाया है। और उसके बाद हमारे पास एंड पे आ जाता है, बचता है पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर लेंथ है। इसके अंदर जो है ना वो काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें ये बताया, कहीं 3000 बताया जाता है, कहीं 2900। चले मैं 2900 एंड समथिंग 24 किलोमीटर लिख देता हूँ, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ आपने फिर, लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें क्वेश्चन आता है कि जो सबसे जो हमारे पास लेंथ किसकी, पाकिस्तान बॉर्डर किसके साथ सबसे ज़्यादा मतलब लेंथ सबसे ज़्यादा किसके साथ मैच करती है? अफ़गानिस्तान के साथ जो है ना। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है वो सबसे लंबी है, लेकिन ये तो 2600 है और ये मैंने 2900 लिखी है। इसके अंदर एक चीज़ माइनस करनी होती है, वो होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो हमारे पास है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है हमारे पास वो तकरीबन 740 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आप माइनस करें तो ये फिर अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन से कम हो जाती है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल को से मुराद ये है कि पाकिस्तान की बाउंड्री जो है और इंडिया वगैरह की जो बाउंड्री जो हमारे पास जम्मू कश्मीर है उसके साथ की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया वाले तो इसको इंक्लूड करते हैं, पाकिस्तान तो नहीं इंक्लूड कर सकता क्योंकि वो एक फ्री स्टेट नहीं है, वो तो एक डिस्प्यूटेड स्टेट है। तो दैट्स वाई हम फिर 740 को माइनस कर देते हैं इसमें से। तो फिर पहले नंबर पर हमारे पास क्या आ जाता है? अफगानिस्तान का। सेकंड नंबर पर हमारे पास फिर आ जाता है ये चाइना, और इसी तरह फिर ये वाले हमारे पास आ जाते हैं। चाइना कह रहा हूँ, इंडिया आएगा सेकंड नंबर पर। तो ये हमारे पास आप बॉर्डर लाइन देख लीजिएगा, लेकिन ये है कि मैंने ये जो ना वो अपडेटेड आपको बताई हैं, बाकी इसमें चीज़ें जो ना वो गलत वगैरह हो सकती हैं। उसके बाद ये हम आगे चलते हैं, हमारे पास जो और चीज़ें आ जाती हैं। कश्मीर जो डे है, कुछ आपने जो सेलिब्रेट करते हैं डेज़ वो आपने लिखने होते हैं। जैसे कि हमारे पास आजकल पूछा जा रहा है औरत मार्च, वो 8 मार्च को जो है ना वो मनाया जाता है, जिसको आप औरत मार्च कहते हो। औरत मार्च मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि इसके साथ एक हमारा इंसिडेंट भी क्योंकि जो लिंक किया जाता है, तो इसलिए दैट्स वाई ये भी पूछा जाता है। औरत मार्च जो है ना वो 8 मार्च को हुआ था, और इसमें यह था कि फिर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, तो दैट्स वाई। बाकी हमारे पास योम तकबीर वगैरह, डिफेंस डे, वो आगे हम आ जाते हैं तो कर लेते हैं। डिफेंस डे जो है ना हमारे 6 सितंबर को, जब 1965 के अंदर जो वॉर हुई थी, दैट्स वाई। और हमारे पास इसलिए हम 6 सितंबर 1965। पाकिस्तान ने जो एटॉमिक ब्लास्ट किए थे, आपने एक तो ये याद रखना है कि ये 5 थे, ठीक है। एक तो ये याद हो गया 5 थे, और एक ये कि 1998 के अंदर चागी हिल्स के ऊपर जो है ना वो 28 मई, ये भी नाम याद रखना क्योंकि यही तो योम तकबीर है। ये वाला आपका योम तकबीर है, तो ये वाली भी आपने इसी सेलिब्रेट के नाम से जो है ना वो याद रखने। बल्कि तकबीर जो मुझसे इसको मैं से लिख देता हूँ, और ये हमारे पास योम तकबीर आ गया। आगे जी हम चलते हैं, हमारे पास आ जाए इंडिया ने जो एटॉमिक ब्लास्ट किए थे 1974 के अंदर पोखरान, और ये 17 मई है। और इसके बाद ये फर्स्ट सैटेलाइट जो बदर 1 1919 के अंदर हुआ। नंबर ऑफ द ट्राइबल एरियाज जो है वो 11 है। अब आप देखते जाइए कि वो क्या क्या पूछ रहे। देखें, ये एक उन्होंने नाम पूछा कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 1971 के अंदर जो है बाद में इनको 2021 के अंदर जो है वो शट डाउन कर दिया गया। ये हमारे पास काफ़ी दफ़ा पूछा गया, जो कि न्यूक्लियर पावर। मुग़ल एम्पायर के बारे में 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं कि सबसे पहला मुग़ल एम्पायर ज़हीरुद्दीन बाबर था। अब ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ ही हमारे साथ एक लिंक है कि फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत, ये भी हमसे क्वेश्चन किया जाता है क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट होती है मुग़ल एम्पायर। जब फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत होता है तो, और यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये बार बार पूछता है वो, क्योंकि इससे मुगलिया सल्तनत स्टार्ट हुई थी, जो कि 1500 हमारे पास क्या आ जाता है, आई थिंक सो
1556 के अंदर हुई थी, ठीक है, मतलब 1556 के अंदर ये फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत हुई थी। और उसके बाद ये इब्राहिम लोधी और ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ हुई थी। फिर बहादुर शाह जफ़र, जिनको कहाँ पर कैद किया गया था, बर्मा के अंदर रंगून में इनको कैद किया गया था, जिनकी उर्दू में हमने गज़ल भी पढ़ी थी, आई थिंक उसको पता नहीं सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के अंदर। देवबंद जो मूवमेंट थी वो 1866 के अंदर जो है ना वो उन्होंने चलाई। तो ये कुछ हमारे पास जैसे खैबर पास है तो पासिस और कनेक्शंस वगैरह भी आते हैं। ये हमारे पास पेशावर टू काबुल है। और एक बार पूछता है जी सिंदूर पॉप जो पास है हमारे पास वो कहाँ पर किन दो कंट्रीज़ को या किन दो लोकेशंस को मिलाता है। तो सिंदूर पास जो है वो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर ये मिलाता है हमारे पास गिलगित को चित्राल के साथ। ये आपने ये ज़हन में रखना है, गिलगित को चलें चित्राल मैं यहाँ पर इस तरह लिख देता हूँ। और एक यहाँ पर खंजराब पास के बारे में वो बार बार क्वेश्चन करता है कि जो खंजराब पास है वो कहाँ पर है और किन कंट्रीज़ को या किन लोकेशंस को मिलाता है आपस में। तो खंजराब पास जो हमारे पास आ जाता है वो गिलगित से हमारे पास चाइना को मिलाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि गिलगित से चित्राल को सिंदूर पास और गिलगित से जो हमारे पास चाइना को मिलाता है वो खंजराब पास। और जो खैबर पास है वो पेशावर टू काबुल है। और इसी खैबर पास से ही आके इन्वेडर्स जो हैं वो हमारे यहाँ पेशावर और ये बरे सगीर के ऊपर हमला करते रहे हैं, वो खैबर पास से गुजरते थे, सिवाय एक जो है ना वो हमारे पास है। फर्स्ट सार्क कॉन्फ्रेंस, सार्क जो है हमारे पास साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ये इन 1985 के अंदर जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ये बनी कहाँ पर थी, बनी भी इन 1985 के अंदर थी और ढाका के अंदर। ये भी क्वेश्चन आता है कि सार्क कहाँ पर बनाएगी, तो ढाका के अंदर इन 1985 के अंदर। उसके बाद हमारे पास वाखान स्ट्रिप, कुछ स्ट्रिप है उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो सेपरेट करती है पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के साथ। उसके बाद जी जापान ने जो पर्ल हार्बर पर एक नेवल लोकेशन पर अटैक किया था यूएस की, तो वो 1941 के अंदर था। तो फिर उसके बदले में जो है ना वो यूएस वगैरह का इनका अटैक हुआ। बाकी हमारे पास जो हिरोशिमा और नागासाकी है, वाई वाज सिद्दीकीन हमारे पास और फेमस है वो कैलीग्राफी के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ, तो दैट्स वाई मैंने अकेला इसको ऐड कर दिया है। व्हेन अमेरिकन अटैक जापान, वही बात आ गई अगस्त 1944, जहाँ पर फिर ये वार एंड हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है हमारे पास, यहाँ से फिर वर्ल्ड वार फर्स्ट है 1914 से स्टार्ट होती है, 18 में एंड होती है। सेकेंड 39 से स्टार्ट होती है 45 के अंदर। और इसमें हमारे पास यहाँ पर इंडिया के अंदर जो काम चल रहा होता है वो फिर खिलाफत मूवमेंट माशाल्लाह से हमारी हो रही होती है यहाँ से तुर्की के लिए। नेम ऑफ द पाकिस्तान वो हमारे पास चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर पम्फलेट में 1933 के अंदर जो है तजवीज़ किया। और पाकिस्तान और चाइना का जो अग्रीमेंट हुआ था बॉर्डर का 1963 के अंदर। और सी पैक का जो रूट है वो काशगर चाइना से गवादर। और यहाँ पर एक MCQ शेर शाह सूरी के रिलेटेड आता है कि शेर शाह सूरी ने जो है वो, बल्कि शेर शाह सूरी यहाँ पर लिख देते हैं, इस GT रोड मतलब किसने बनाया, तो वो शेर शाह सूरी ने बनाया था GT रोड। ये क्वेश्चन आता है, लेकिन ये मैं यहाँ पर ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो GT रोड है ये इंडिया से यहाँ से होता हुआ पाकिस्तान में एंटर होता है और फिर ये आगे यहाँ अफ़गानिस्तान तक जाता है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास ये शेर शाह सूरी ने, और ये इसके बारे में ये आता है, शेर शाह सूरी जो था इसने सबसे ज़्यादा अगर मतलब पूरे इंडिया बरसगीर के अंदर अगर किसी ने पब्लिक के लिए काम किया तो शेर शाह सूरी ने किया। हालांकि जो ना यही ज़हीरुद्दीन बाबर से लड़ा था और उसके बाद उसको या हुमायूं से, और उसके बाद जो है ना वो इसने यहाँ पर चौकियाँ बनाई थी। दुनिया का फास्टेस्ट डाक का निज़ाम जो है पोस्ट का वो इसी ने चलाया था। यहाँ से कुछ घोड़े होते थे वो यहाँ पर एक डाक लेके आते थे, कुछ फिर नए घोड़े जो यहाँ से मतलब वो फ्रेश खड़े होते थे, क्योंकि वैसे एक घोड़ा सफ़र करे तो वो थकेगा भी, रेस्ट भी करेगा, लेकिन यहाँ से इस चौकी पे और वहाँ पर पहले से रेडी होते थे वो घोड़े, फिर यहाँ से तो बहुत जल्द जो है ना वो अफ़गानिस्तान या इंडिया तक जो है ना इसकी बात पहुँच जाती थी, जहाँ पर इसका कैपिटल था। और ये भी कहा जाता है कि कभी कभार ऐसा होता था कहीं पर बर्फ़ लाना होता था तो वो इतनी फास्ट इसके पास पहुंच जाती थी कि पिघलने से पहले बादशाह के पास। तो ये काफ़ी चीज़ें शेर शाह सूरी ने यहाँ पर की हैं। पेशावर के नज़दीक बालासार का जो होता है हमारे पास फोर्ट, वो भी इसी ने ही तामीर करवाया था, चौकी बनाई थी वहाँ पर। इंटरपोल जो हमारे पास वो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ISI के रिलेटेड जो है ना पूछता रहता है। तो PMA कुछ इस तरह की प्रकार से चीज़ें जो है ना वो पूछते हैं आपसे, लेकिन ये है कि इसको टॉपिक से करना है। मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं कि इंटरपोल एक
अकेला MCQs नहीं है, आपने और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एजेंसीज के तौर पर, यानी कि पाकिस्तान की कौन सी ISI का क्या मतलब बनता है, ठीक है। और उसके अलावा जी हमारे पास इंडिया की राह है, फिर US की हमारे पास आ जाती है, फिर रशिया की आ जाती है, इनके नाम और उनका फिर मतलब, ये आप एजेंसीज के। इसी तरह अगर हम बैक जाएँ तो हर एक चीज़ आपने, जैसे रूट ऑफ द सी पैक के साथ मैंने आपको GT रोड छनाव कनेक्ट करके दिखाया, शेरशाह शूरी के रिलेटेड, सी पैक के रिलेटेड और कुछ आ सकता है। बॉर्डर अग्रीमेंट हमने पहले देखे, लाइंस के नाम, बॉर्डर के अग्रीमेंट कब हुए, इनके और इनकी लेंथ कितनी है, सबसे बड़ी कौन सी, सबसे लेंथी कौन सी है, सबसे कम लेंथ में कौन से। तो ये अब पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। पाकिस्तान का जो नेम है, फिर इनकी नेशनल चीज़ें हैं इसके रिलेटेड जो पाकिस्तान के, तो फिर बहुत ही हिस्ट्री है। इसी तरह वॉर है हमारे पास, छोटी मोटी ये जो बड़ी हैं चलो वर्ल्ड वाइड आ गई हैं। फिर पानीपत की बैटल्स आ जाती है हमारे पास, और उसके अलावा जी जंग आज़ादी आ जाती है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इनकमिंग होती है वो आ जाती है। ये सारी चीज़ें फिर बीच में हमने देखनी है। खैर तो ये हमारे पास जी था। अगर आपने नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। कोई भी बात पूछने वाली है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।